हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन का त्वरण हिस्सा पार्ट 1 का देखने वाले हैं। अब तक भौतिक राशियों में हम विस्थापन, दूरी, चाल, वेग देख चुके हैं। आज हम त्वरण को देखने वाले हैं। त्वरण को निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट करना है: परिभाषा, सूत्र, इकाई, राशि और प्रकार। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, ये शब्द हम पहले उदाहरण से, मोटरसाइकिल के उदाहरण से जो पेज नंबर 3 पर दिया गया है वहाँ देख चुके थे कि वेग परिवर्तित कब कब होता है, जब चाल बदलता है या जब दिशा बदलता है, या फिर चाल और दिशा दोनों बदले तो वेग में परिवर्तन आता है। उसी वेग में परिवर्तन का आधार लेकर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या सूत्र बना है। तो इस सूत्र को अब गणितीय रूप देना है तो त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन, और दर मतलब इकाई समय होता है, बटे में समय, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण का अंग्रेजी नाम एक्सेलरेशन है। उससे हम आगे चलकर एक शब्द लेंगे, उसको सांकेतिक शब्द ए हो जाएगा क्योंकि उसका शुरू हुआ है परिभाषा ए से। और यहाँ पर वेग में परिवर्तन का मतलब होता है वेग में अंतर, वेगों में अंतर बटे दर है तो बटे समय। समय को हम अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, TIME। तो टी हम सांकेतिक रूप से लेंगे समय के लिए। वेगों में अंतर के लिए हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं। वेग दो प्रकार का यहाँ हुआ, एक शुरुआत का प्रारंभिक वेग और एक अंत का अंतिम वेग। तो बड़ा हुआ अंतिम वेग और छोटा हुआ प्रारंभिक वेग। तो वेगों में अंतर जब हम निकालेंगे तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे, तो ए बराबर हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। अब आगे चल के इनको भी संकेत में डाल देते हैं। वेग दो प्रकार होने से एक को हमने v से दर्शाया और दूसरे को पुनः हम वेग v से न दर्शा के u से दर्शाए हैं। तो u मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v मतलब होता है अंतिम वेग, और a मतलब त्वरण, t मतलब समय। तो त्वरण का सूत्र हुआ v माइनस u बटे t। बच्चों इसे याद रखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सवालों के लिए। जैसे हमने चाल का सूत्र छोटा सा दूरी बटे समय बनाया था, वेग का सूत्र हमने विस्थापन बटे समय ऐसा पॉइंट t बनाया था, उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा होकर त्वरण का सूत्र तीसरा आ चुका है, a बराबर v माइनस u बटे t। इसे याद रखना है। अब इकाई में हम चलते हैं। SI प्रणाली में MKS में a जो है त्वरण की इकाई होगी वेग। वेग ऊपर है, नीचे समय है, तो वेग की इकाई बटे समय की इकाई। वेग की इकाई MKS में मीटर बटे सेकंड थी और समय की इकाई क्या है, सेकंड। तो मीटर बटे दो बार होने से हम उसको एक बार लिखेंगे, और जो दो बार हर है उसको एक साथ गुणा करेंगे तो S गुणे S हो जाएगा। तो मीटर बटे सेकंड का वर्ग, ये हो गया त्वरण की इकाई SI प्रणाली में। उसी प्रकार से CGS प्रणाली में A की इकाई होगी वेग की इकाई बटे समय की इकाई। वेग की इकाई CGS में सेंटीमीटर बटे सेकंड है, बटे सेकंड हो गए समय की इकाई, बटे बटे एक कर देंगे और हर को दोनों गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बटे सेकंड का वर्ग हो गया त्वरण की इकाई। तो इस तरह से हमारा परिभाषा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ये परिभाषा, सूत्र और इकाई हमने इसमें देख लिया है। अब इसके बाद हम इसका राशि देखेंगे अगले पेज पर। वेग एक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। तो त्वरण के सूत्र में वेग आया है, तो वेग एक सदिश राशि है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसलिए त्वरण भी एक सदिश राशि है क्योंकि उसके अंदर वेग यह सूत्र बनकर आया है। अब अगला एक परिभाषा हम देखेंगे, त्वरणित गति। बीच में हमने लिया है त्वरणित गति या एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं। यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता हो, अर्थात वेग में परिवर्तन होता है, तो उस पिंड की गति को त्वरणित गति कहते हैं या एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। त्वरण के प्रकार, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के जो प्रकार हैं 5 होते हैं: एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण के भी कई नाम हैं, अवत्वरण या मंदन। फिर 5वां शून्य त्वरण। तो अब अलग अलग त्वरण को लेकर हम एक एक परिभाषा और उदाहरण से समझते जाएंगे। पहला आया एक समान त्वरण। यदि समान समय में वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में
हवाई जहाज़ का वेग, आसमान में जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो समान समय में समान वेग में परिवर्तन होता है, जिससे उत्पन्न त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। या पेज नंबर 4 आपके किताब में ही अमर, अकबर, एंथनी का हमने सारणी हल किया था, तो उसमें अमर और एंथनी की गति को हमने एक समान त्वरण कहा था। तो एक समान त्वरण के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर असमान त्वरण का उदाहरण देखते हैं। तो उससे पहले हम परिभाषा देखेंगे। असमान त्वरण क्या है? यदि समान समय में वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। पहले हमने पढ़ा कि समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो, अब हम पढ़ रहे हैं समान समय में। समय देखिए वो समान ही है, लेकिन वेग में जो परिवर्तन है वो असमान है, तब तो उत्पन्न त्वरण को, उस पिंड में उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जैसे हम किताब के पेज नंबर 4 में जो सारणी बनाए और हल किए हैं, तो उसमें अकबर द्वारा तय की गई जो दूरी है या गति है, उसमें उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट हम चलते हैं धनात्मक त्वरण। जब किसी पिंड का वेग निरंतर बढ़ता है तब पिंड में उत्पन्न होने वाला त्वरण धनात्मक होता है। यानी पिंड का वेग निरंतर, ऐसा कोई उदाहरण हमें देखना है कि जैसे वो पिंड गतिशील है और उसके वेग में निरंतर वृद्धि हो, तो उसमें जो उत्पन्न होगा त्वरण वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि ऊंचाई से जब हम पिंड को नीचे फेंकते हैं, जैसे हमने ऊंचाई से ये पेन लिया और उसको नीचे फेंकते हैं, तो जब जब वो पिंड गुरुत्व त्वरण के द्वारा या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचा जा रहा है तो उसका वेग निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो ऊंचाई से पिंड जब नीचे गिरता है तो उसके वेग में निरंतर वृद्धि होती है। ऋणात्मक त्वरण या मंदन या अवतरण, जब किसी पिंड के वेग में निरंतर कमी हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। उदाहरण, गेंद को जब हम नीचे से ऊपर की दिशा में फेंकते हैं, जैसे हमने ये पेन को ऊपर की दिशा में उछाला है तो यहाँ जाके वो रुकता है और पुनः नीचे गिरता है। तो ये इस तरह से जब शुरू में आया तो उसके वेग पहले तेज़ था, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने से यहाँ पे आते ही रुका और शून्य हुआ और फिर नीचे गिरा। तो ये जब नीचे से ऊपर उठ रहा है तो उसके वेग में निरंतर कमी आ रही है, तो इस पिंड में उत्पन्न त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा प्रकार उदाहरण दे सकते हैं कि यदि कोई कार गतिशील है और उसको हम ब्रेक लगा दें तो उसके वेग में भी निरंतर कमी आती जाती है, तो ये मंदन या अवतरण का उदाहरण हुआ। इसी को हम ऋणात्मक त्वरण, मंदन या अवतरण कहते हैं। शून्य त्वरण, शून्य त्वरण समझना है तो परिभाषा यह है कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो उसका वेग स्थिर रहता है, यानी समान समय में, समयों में अंतर जो है वो समान है, समान समय में वेग निरंतर स्थिर है या वेग समान है, तब उसमें स्थिर बोल सकते हैं या समान है। वेग स्थिर या समान है तब उसमें उत्पन्न त्वरण को शून्य त्वरण कहते हैं। उदाहरण, स्थिर पिंड, जैसे कि हमने ये स्थिर पिंड ले लिया और इसको हम अगर टाइम लगा के देखें कि अभी 11 बजे ये इसी जगह पर है, 11:30 भी इसी जगह है, 12 बजे भी इसी जगह है, 12:30 बजे भी इसी जगह है, अर्थात समयों में अंतर समान है, लेकिन जो वेग में हो रहा है परिवर्तन वो शून्य है, हर बार शून्य हो रहा है, तो वेग स्थिर है। इसको हम कहते हैं वेग स्थिर है, तो वो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी स्थिर ही होगा, अर्थात शून्य ही होगा। तो हम इस ऐसे त्वरण को, पिंड में, स्थिर पिंड में उत्पन्न त्वरण को हम शून्य त्वरण कहते हैं, और उसका उदाहरण होता है स्थिर पिंड। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो इस तरह से हमने 5 प्रकार पढ़ लिए। अब 2 सवाल के लिए जो हम 2 महत्वपूर्ण रिक्त स्थान पढ़ते हैं जो सवालों के लिए उपयोगी है, वह है कि यदि कोई पिंड रिक्त स्थान दिया जा रहा है, यदि कोई पिंड शुरुआत में विराम अवस्था में है तो उसका कौन सा वेग शून्य होगा, तो उसका प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, u शून्य होता है। और जब कोई पिंड ऐसे गतिशील, जैसे कि ये पिंड स्थिर है तो इसमें जो प्रारंभिक वेग है u वो शून्य है, और उसके बाद जब पिंड गतिशील हो गया है और अंत में जाके वो रुक गया, तब उसका वेग u नहीं v होगा, अंतिम वेग v होगा, और वो अब कितना है, शून्य होगा, उसका अंतिम वेग v शून्य होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज का ये टॉपिक त्वरण का पूरा किया। इसे फेयर में लिख लेना है।